राजेश ये सब सुनकर हैरान हो गया। उसके दिमाग में ये बात बार बार आ रही थी कि आखिर सुमन हर रात कहाँ जाती हैं और क्या करती है। उसने फैसला किया कि वो इस रात से पर्दा जरूर उठाएगा। रात हुई, लेकिन राजेश की आंखों में आज नींद नहीं थी। वह सिर्फ बेड पर लेटकर सोने का नाटक कर रहा था। आधी रात के वक्त अचानक से सुमन अपने बिस्तर से खड़ी होती है और चल देती है। राजेश ने जब ये देखा तो वो भी सुमन के पीछे चल दिया। राजेश ने देखा सुमन एक जगह पर जाकर रुक जाती है और आसपास देखती है। इसके बाद वो पास की दीवार से सटे एक पर्दे को हटा देती है। उसके पीछे एक अलमारी बनी थी। अंदर दुल्हन के कपड़े और कुछ जेवर रखे थे। सुमन उन्हें निकालकर पहनने लगती है। राजेश दूर खड़ा यह सब देख रहा था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद सुमन दुल्हन की तरह सजकर हवेली के चौक की तरफ चली जाती है। राजेश चुपचाप सुमन का पीछा कर रहा था। हवेली की चौक पर पहुंचकर उसने देखा कि सुमन छत की ओर जा रही है। राजेश भी उसके पीछे पीछे चलने लगा और सीढ़ियां चढ़कर छत पर पहुंच गया। लेकिन छत पर पहुंचकर राजेश हैरान हो गया। उसने देखा कि छत पर कोई नहीं था। छत पूरी खाली पड़ी थी। सुमन का दूर दूर तक पता नहीं था। काफी ढूंढने के बाद जब राजेश को सुमन नहीं मिली तो वह वापस अपने कमरे में आया तो उसने देखा कि सुमन अपने बेड पर सोई हुई है। राजेश ये सब देखकर हैरान था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि सुमन इतनी जल्दी यहां कैसे आ गई। वो सोचने लगा, कहीं ये कोई सपना तो नहीं। राजेश अब एक बड़ी उलझन में फंस गया था। कुछ देर सोचने के बाद वो फिर से पलक पर सो गया, लेकिन सुमन अभी भी जाग रही थी। सुबह हुई, सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। राजेश उस जगह पहुंचा जहां रात में सुमन ने दुल्हन का लिबास पहना था। उसने उस पर्दे को उठाया तो राजेश की आंखें फटी रह गईं। वहां एक दीवार थी, जिस दीवार पर खून से सने हाथों के निशान बने हुए थे। राजेश के अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? कल रात इस पर्दे के पीछे अलमारी थी। वहाँ एक बड़ा बॉक्स रखा हुआ था। सुमन ने उसी बॉक्स में से वह दुल्हन वाली ड्रेस पहनी थी। पर अब तो यहाँ दीवार के सिवा कुछ नहीं है। ये सब क्या हो रहा है? राजेश ने ये सारी बातें अपनी माँ को बताई और दीवार पर बने उन निशानों को दिखाया। दीवार पर बने हाथों के निशान देखकर राजेश की माँ ने हवेली के नौकर जीवनलाल को बुलाया और उनसे इन निशानों के बारे में पूछा। जीवन, ये निशान यहाँ कैसे आए? जीवन ने बताया, माफ करना मालकिन, पर इन निशानों के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। और मालकिन, मुझे ये निशान कुछ ठीक नहीं लग रहे। हो ना हो किसी ने इस हवेली पर किसी ने जादू टोना किया है। जीवनलाल की बात सुनकर राजेश की माँ ने कहा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो जीवनलाल? भला इस हवेली में कौन जादू टोना कर सकता है? तभी सुमन वहां आती है। क्या हुआ माँ जी? सुमन को देखकर राजेश की माँ बोली, कुछ नहीं बहू, तुम किचन में जाओ, मैं अभी आ रही हूं। सुमन सिर हिलाते हुए किचन में चली जाती है। सुमन के जाने के बाद जीवनलाल ने कहा, मालकिन, आपने देखा, छोटी मालकिन जैसे ही यहाँ आई, यहाँ अचानक से ठंडक हो गई और जाते ही सब ठीक हो गया। जीवनलाल की बात सुनकर राजेश बोला, हाँ माँ, मैंने भी ऐसा कई बार गौर किया है। सुमन का बर्ताव भी कुछ अजीब सा है। इतना सुनकर राजेश की माँ ने कहा, राजेश, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि ये जो कुछ भी हो रहा है सब बहुरानी कर रही है? राजेश बोला, नहीं माँ, मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि मुझे अब सुमन के साथ रहने में कुछ अजीब लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो हर रात को अक्सर लाल जोड़ा पहनकर हवेली की छत पर जाती है और गायब होकर वापस कमरे में आ जाती है। लेकिन सुमन कहती है कि ये तुम्हारा वहम है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ, मैं क्या करूं? राजेश की बात सुन जीवनलाल बोला, छोटे ठाकुर ठीक कह रहे हैं मालकिन। जरूर छोटी मालकिन पर किसी बुरी आत्मा का साया है। मेरी मानिए, यहाँ से करीब 400 किलोमीटर दूर कमालपुर गांव के पास एक बाबा रहते हैं। आप एक बार उनसे मिल लीजिए, कोई ना कोई समाधान जरूर निकल आएगा। जीवनलाल की बात सुनकर राजेश की माँ ने बाबा से मिलने का विचार बनाया और शाम होने पहले राजेश के माता पिता जीवनलाल को साथ लेकर बाबा से मिलने निकल गए। रात हुई, लेकिन आज की रात कुछ अलग थी।
हवेली में आज राजेश और सुमन के सिवा कोई नहीं था। हवेली की चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। रात के 12 बजने वाले थे। तभी अचानक सुमन अपने बिस्तर से उठती है और कमरे से बाहर चली जाती है। राजेश उसे बाहर जाते हुए देख लेता है और फिर एक बार वो सुमन के पीछा करने लग जाता है। सुमन फिर से उसी पर्दे को हटाती है। वहां अब कोई दीवार नहीं थी, बल्कि एक अलमारी बनी हुई थी। सुमन उस अलमारी में रखी संदूक से दुल्हन का लाल जोड़ा निकलकर पहनती है और हवेली की छत की ओर चल देती है। सुमन के जाने के बाद राजेश उस बक्से को खोलता है, लेकिन बक्सा खोलते ही उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। उस बक्से में खून से सने हुए किसी लड़की के कपड़े और एक गले का हार रखा हुआ था, जिनको देखकर राजेश डर कर पीछे हो जाता है। ये कपड़े और हार तो पायल के हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। राजेश डरता हुआ हवेली के बाहर की ओर भागता है। तभी उसकी नजर हवेली की छत पर खड़ी सुमन पर पड़ती है। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी और वो राजेश को भागते हुए देख रही थी। राजेश हवेली के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद होता है। राजेश जोर से चिल्लाता है। सुमन राजेश के बगल में खड़ी होकर बोली, राजेश, मैं तुम्हारी आवाज सुन रही हूं। अपने पास अचानक सुमन को देखकर राजेश डरते हुए बोला, तुम इतनी जल्दी नीचे कैसे आई? तुम तो अभी छत पर थी। कौन हो तुम? तुम सुमन नहीं हो सकती। बोलो, कौन हो तुम? तुमने ठीक कहा राजेश, मैं सुमन नहीं हूं, मैं पायल हूं, तुम्हारी पायल। पायल? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। पायल 4 साल पहले मर चुकी है। तुम सही कह रहे हो राजेश, पायल मर चुकी है, मैं उसकी आत्मा हूं। सुमन को तो मैंने पहली रात ही मार दिया था। हवेली से बाहर बने कुएं में उसकी लाश मिलेगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सुमन पूरे दिन हमारे साथ रहती थी, आज भी वो हमारे साथ थी। वो सुमन नहीं में थी राजेश। सुमन का रूप मैं सिर्फ एक दिन के लिए ही ले सकती थी, इसलिए उसके इस रूप को लेने के लिए ही मैं हर रात दुल्हन के रूप में हवेली के कुएं के पास जाती थी और उस कुएं में अपना अक्स देख सुमन का रूप को ले लेती थी और छत पर जाकर चांद सितारों की रोशनी से अपनी शक्तियों को बढ़ाती थी। क्योंकि मैं एक आत्मा हूं, मेरा कोई शरीर नहीं है, तो मेरा प्रतिबिंब आईने में नहीं बनता है। एक दिन गलती से तुम्हारी बहन रिया ने मुझे आईने में देख लिया था। वो मेरा राज जान गई थी, इसलिए उसको भी मुझे मरना पड़ा। क्या रिया को तुमने मारा? मजबूरी थी राजेश। मैंने तुमसे कहा था ना राजेश कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे, और तुमने भी तो मुझसे शादी करने का वादा किया था, पर तुमने क्या किया? मार दिया मुझे। मुझे माफ कर दो पायल, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ राजेश? इतने दिनों से मैं आज ही के दिन का इंतजार कर रही थी कि कब तुम मुझे अकेले मिलो और मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले जा सकूं। भूल गए राजेश, मैंने भी तो तुमसे इसी तरह मिन्नतें मांगी थी। क्या तुमने मुझ पर रहम किया? अरे क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? प्यार ही तो करती थी तुमसे। बोलो, तुमने मुझे क्यों मार? क्या मैं गरीब थी और तुम्हारे खानदान की बहू बनने के काबिल नहीं थी इसलिए? मुझसे गलती हो गई पायल, तुम जो बोलोगे मैं करूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। चलने का समय हो गया राजेश, अब चलो मेरे साथ। तभी राजेश का शरीर अचानक से अकड़ने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे उसके शरीर से कोई उसकी आत्मा को अलग कर रहा हो। राजेश जोर से चीखता है। तभी अचानक से हवेली का दरवाजा खुलता है और उस गेट से ओझा बाबा और राजेश के माता पिता अंदर आते हैं। अंदर आते ही ओझा बाबा राजेश के ऊपर मांत्रिक जल छिड़कते हैं, जिससे राजेश उस आत्मा के कब्जे से मुक्ति हो जाता है और अपने मंत्र बल से पायल की आत्मा को एक मिट्टी की मटकी में बंधकर लाल कपड़े से बांध देते हैं। राजेश की मां ने राजेश को संभालते हुए कहा, राजेश, तुम ठीक हो ना बेटा? राजेश ने कहा, हाँ मां, मैं बिल्कुल ठीक हूं। अगर आप सही समय पर नहीं आए होते तो पता नहीं मेरे साथ आज क्या हो जाता। तभी ओझा बाबा बोले, कर्मों का फल सभी को आज नहीं तो कल भुगतना ही होता है राजेश। गुनाह कभी छुप नहीं सकते। हम जानते हैं तुमने क्या अपराध किया है,
ये अपराध माफी के काबिल नहीं है। आने वाले समय में कुदरत इसका इंसाफ जरूर करेगी, क्योंकि आत्माएं इंसाफ के लिए लौटती हैं। इतना कहकर ओझा बाबा उस मटकी को उठाकर हवेली से बाहर निकल जाते हैं। राजेश इस घटना से टूट चुका था, लेकिन हवेली में अब भी रहस्यमय सन्नाटा पसरा हुआ था। यह कहानी एक सीख छोड़ गई कि गलतियां और धोखे कभी छुपते नहीं और इंसाफ जरूर होता है।